हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद करण। तो यार आज हम पढ़ेंगे एक नया लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का, और इसमें मैं आज लेकर आया हूं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। लास्ट लेक्चर में जब मैंने रेट लॉ कराया था तो मैंने रेट लॉ कुछ इस तरीके से लिखा था, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ठीक है, तो मैं पहले एक चीज बता दूं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखोगे, माइनस डी ए बाई डी टी या फिर डीवी बाई डी टी या माइनस डीवी बाई डी टी या फिर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं हम लोग ऐसे, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। तो मैंने क्या बोला था, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज इक्वल टू सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को हम ऑर्डर बोलते हैं। x प्लस वाई विल बी दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज इस ऑर्डर को डीपली में चर्चा करते हैं। चलो, तो हेडिंग लगाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहली चीज मैंने बोल दिया था, सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration of reactants in differential rate law। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑर्डर के बारे में होता है, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली has no relation with the balanced chemical equation। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए इट हैज नो रिलेशन विद द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और हम थ्योरेटिकल बैलेंस्ड इक्वेशन को देख के ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर सकते, ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। ठीक है, चौथी चीज, और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, डिटरमाइंड फॉर ओवरऑल रिएक्शन। देखो, अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं पता है या बाकी चीजें नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे बाकी वीडियोस की लिंक होगी, उनको जाके पहले अच्छे से देख ले, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। चलिए, तो हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताया था। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? जो कि मल्टीपल स्टेप्स में हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कभी भी एक स्टेप में नहीं होगी। लेकिन अगर हम बोले कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ए प्लस बी गिविंग सी, सी समथिंग गिविंग टू डी, दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। अगर हम ऑर्डर बताएंगे तो हम ऑर्डर इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, ओवरऑल पूरी रिएक्शन के लिए ऑर्डर को बताएंगे। ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ऑर्डर इज डिटरमाइंड फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, पांचवा पॉइंट,
नहीं। अब स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन को। चलो भाई, तो मॉलिक्यूलैरिटी डिस्कस करने के लिए मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। पहले तो एक पॉइंट मैंने डिस्क्राइब करा था अभी ऑर्डर के लिए लास्ट पॉइंट में कि इट इज डिटरमाइंड फॉर द ओवरऑल रिएक्शंस, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी इट इज ओनली डिफाइंड, इस ओनली को बॉक्स में कर लेना, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री स्टेप या फिर ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है भी, मान लो A प्लस बी गिविंग C एंड C गिविंग टू D, तो इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन करोगे और इसके लिए अलग से डिफाइन करोगे, कभी भी पूरे रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो हम अभी आगे देखते हैं। देखो, मॉलिक्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट आया कहां से? कॉन्सेप्ट वहां से आया जहां मैंने पहले पढ़ाया था वीडियोस में। मैंने कहा था कि यह आगे समझने के लिए जरूरी है कि रिएक्शन होती कैसे है। ए मॉलिक्यूल था, बी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का था। मैंने क्या कहा था? रिएक्शन तभी होगी जब ये दोनों पास आके कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कोई रिएक्शन मैंने कॉम्प्लेक्स लिख दी, A प्लस 10B गिविंग C, भाई 11 मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं कर सकते इफेक्टिवली। मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, XYZ 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे इफेक्टिवली। तो इसीलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी भी डिफाइंड नहीं करते हैं, ठीक है, पहला चीज। और दूसरी चीज क्या आ जाती है? इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्यों आता है? देखो, मैंने बोला इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो सबसे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेसिकली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स colliding effectively to give the reaction. It is equal to the number of reactant molecules colliding effectively in an elementary step, in an elementary step to give the reaction. Basically एलिमेंट्री स्टेप में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एनी रिएक्शन, ठीक है। और अगले पॉइंट पे चलते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। क्यों नहीं हो सकता? क्यों भैया? अगर रिएक्शन हो रही है तो कुछ तो कोलाइड करेगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता। कभी सुना है -2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं अमोनिया के, -2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं नाइट्रोजन के? नहीं। और कभी ये भी नहीं सुना होगा आधा अमोनिया आया या आधा नाइट्रोजन आया। तो मॉलिक्यूलैरिटी ना ही जीरो हो सकती है, ना ही नेगेटिव हो सकती है, और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, ठीक है। ये चीज मॉलिक्यूलैरिटी ओवरऑल के लिए डिफाइन नहीं होती है। मॉलिक्यूलैरिटी हम स्टोइचियोमेट्री से बता सकते हैं, लेकिन किसमें? एलिमेंट्री रिएक्शन में। पांचवा पॉइंट, थ्योरेटिकल मैंने क्यों बोला था?
molecularity can be determined from the stoichiometry of reactants in the elementary step in the balanced chemical equation. In a balanced chemical, ठीक है, कि हम मॉलिक्यूलरिटी को थ्योरेटिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट से, किससे, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, जो कि रिप्रेजेंट क्या करेगी, एक एलिमेंट्री स्टेप को करेगी। ठीक है, अब देखो यार, मैंने क्यों बोला कि 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 6 पॉइंट है ये, मॉलिक्यूलरिटी greater than 3 is rare because, सॉल्यूशन लिख दो इसका, because more than 3 collision involving more than 3 molecules rare और एंड बेसिकली नॉट मच इफेक्टिव, क्योंकि भैया 3 मॉलिक्यूल्स आके कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी। और मॉलिक्यूलरिटी थोड़े टाइप्स के हो सकती है। अगर मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 1 है, अगर मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 1 है, उस रिएक्शन को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एग्जांपल, ए गिवन प्रोडक्ट, अगर मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 2 है तो उसको हम बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो इसके हम क्या हो सकता है, या तो ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट या फिर ए स्क्वायर गिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब देखते हैं अगला, अगर मॉलिक्यूलरिटी मान लो 3 है, अगर मान लो मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 3 है तो उसे हम बोलते हैं टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब या तो बेसिकली, सॉरी, बायोमोलिक्यूलर में एक चीज हो जाएगा, 1 मिनट, ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे। बायोमोलिक्यूलर में जो मैंने एग्जांपल दिया, बायोमोलिक्यूलर या तो ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट हो जाएगा या फिर 2a गिविंग प्रोडक्ट। मैंने गलती से रेट लॉ लिख दिया था, ठीक है, रेट लॉ के टर्म्स में लिख दिया था। तो या तो a प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स या तो 2a गिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन, टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन, टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन, या तो a प्लस बी प्लस सी गिविंग प्रोडक्ट हो जाएगा, या तो a प्लस 2b गिविंग प्रोडक्ट हो जाएगा समथिंग, या तो 3a गिविंग प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखना जरा, अच्छी सी बात, मैंने बोला मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी लिख रहा हूं समथिंग समथिंग, और मैंने कल ही बोला था, जब भी वीडियो आपको मैंने पढ़ाया था रेट लॉ, तो मैंने बोला था रेट लॉ में हम क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर लिख देंगे और बी लिख देंगे। कब? जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो। और इसकी ऑर्डर कितना हो गया, 3, इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है, 3। तो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी।
ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। दो लास्ट पॉइंट बचे हैं हमारे। पहला बचा है एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस। तो भाई मैंने एक एग्जांपल एक रैंडम ले लिया है, बहुत सारे होंगे। नेगेटिव का होता है ओजोन डिप्लीशन। पता कैसे चला? वो मैकेनिज्म से पता चला। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट घटेगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट घटेगी। इनवर्स रिलेशन हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन से अगर हमारी नेगेटिव ऑर्डर है। ठीक है, और फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जांपल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2 गिविंग HCl प्लस CCl4। ठीक है, बेसिकली ये लाइट के प्रेजेंस में करवा लो, ऐसी भी हो जाएगी, लाइट के प्रेजेंस में करवा लो। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2 गिव्स टू HCl प्लस CCl4। इसकी ऑर्डर होती है 3/2। ठीक है, ये सब मैकेनिज्म से पता चलता है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पर। लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर वेरियस रिएक्शंस, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर वेरियस रिएक्शंस। ठीक है, पहला फॉर n इज इक्वल टू 0, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैंने कल ही बोला था कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट कितना होता है? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एक्स या फिर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। यहां पे n को 0 रख दो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो कितना आ गया? मोल per liter per second, which is actually the unit of rate of reaction. तो एक क्वेश्चन 1 मार्कर आ सकता है कि for which order of reaction the units of rate constant is equal to the unit of rate of reaction. The answer is zero order reaction लगा के आना। ठीक है, अब आते हैं हम for the first order reaction। अब आते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, n इज इक्वल टू 1, तो यूनिट कितनी हो जाएगी? 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। तो k की यूनिट कितनी आ गई? ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कर देना, 0 हो गया, तो आ गई सेकेंड इनवर्स। बेसिकली यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट for the first order reaction is independent of the concentration term। ठीक है, ऐसे ही बस हम लास्ट सेकेंड ऑर्डर के लिए कर लेंगे, जो भी काउंटिंग थी। for the second order reaction, यहां के लिए n कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मोल पर लीटर 1 माइनस एक्स सेकेंड इनवर्स, यहां पे रख दो n इज इक्वल टू 2, तो मोल पर लीटर का होल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यार हमारा हो गया ये भी लेक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉस और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने से। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे जाके उनको देख लें। चलिए पढ़ते रहिए, बाय।